नमस्कार, मैं परमानंद साहू ट्यूटोरियल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना को पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास की पैटर्न की मैं बात करूं तो हम सबसे पहले इस योजना को पूरी तरह से पढ़ेंगे। इसके मुख्य बिंदुओं को हम लोग फोकस करेंगे। इसके बाद हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न की चर्चा भी करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, जिसका शुभारंभ 13 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। स्थान की बात करें तो हम लोग लाल बाग मैदान जगदलपुर में इसका शुभारंभ किया गया है। सम्मेलन है भरोसे का सम्मेलन, जिसकी मुख्य अतिथि थी श्रीमती प्रियंका गांधी जी। आइए जानते हैं योजना का उद्देश्य। आदिवासियों के तीज त्यौहार की संस्कृति एवं परंपराओं को संरक्षित करना एवं त्यौहार उत्सव को मूल स्वरूप में आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित तथा सांस्कृतिक परंपराओं के अभिलेखन करना। तो आदिवासी के जो भी तीज त्यौहार संस्कृति परंपरा है उसको संरक्षित करने के लिए हमारे जो सरकार है वो उसको क्या किया जाएगा, तो फंड जारी करेगा जिससे जो भी संस्कृति है, परंपरा है, तीज त्यौहार है वो निरंतर हमारे बीच में रहेगा। और हमारे बीच में रहेगा, हमारे आने वाले जो भी पीढ़ी है वो अपने में समाहित करेगा, जिससे क्या होगा, तो इस योजना का क्या होगा, तो संरक्षण होगा। उसी प्रकार से संस्कृति एवं परंपराओं को अभिलेख करना, जिससे क्या होगा, हमारे आने वाला जो पीढ़ी है उसको क्या मिलेगा, इसका जानकारी मिलेगा। आइए जान लेते हैं योजना का विस्तार। योजना का विस्तार मतलब योजना कहाँ तक फैला हुआ है। तो इस योजना का विस्तार छत्तीसगढ़ के समस्त अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति विकास खंड में किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और हमारे जो आदिवासी हैं वहाँ पे जो संस्कृति है उनको संरक्षित करना है, तो सबसे पहले उन्हीं को फोकस किया जाएगा। इसलिए योजना का विस्तार सबसे पहले अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में किया गया है। आइए आगे चलते हैं। नोडल एजेंसी, क्योंकि किसी भी योजना को क्रियान्वयन करने के लिए नोडल एजेंसी मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि वो जो है वो नीचे के जो भी स्तर हैं उनको क्या करता है, तो उसको अपना देखरेख करते हैं ताकि योजना जो है वो सफल रूप से क्रियान्वयन हो। तो इस योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसी की बात करें तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत इस योजना का नोडल एजेंसी है। आगे चलते हैं तो योजना का स्वरूप देखते हैं। तो इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में जनजातियों के उत्सव त्योहारों के मेला, मड़ाई, यात्रा पर्व, सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा हो गया, अक्ति है, हरेली है आदि उत्सव त्योहारों को संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रत्येक वर्ष 10-10 हज़ार रुपये की राशि क्या किया जाएगा, तो आवंटित किया जाएगा। ये इसका स्वरूप है। स्वरूप मतलब ये चीज़ बताया गया है कि जो भी हमारा पूजा है, उत्सव है, जैसे कि सरना पूजा हो गया, गुड़ी पर्व हो गया, पाठ यात्रा हो गया, छेरछेरा, अक्ति, इनको क्या कर रहे हैं, तो संरक्षित करना है। तो संरक्षित कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राशि आवंटित करेंगे ना। और संरक्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष क्या किया जाएगा, तो इन सभी के लिए 10-10 हज़ार रुपये की राशि प्रत्येक ग्राम पंचायत को आवंटित किया जाएगा। आइए जान लेते हैं योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस योजना का इकाई क्या होगा, ग्राम होगा, क्योंकि ग्राम में इस योजना को क्या करना है, तो संचालित करना है, इसलिए उसका इकाई ग्राम होगा। क्रियान्वयन हेतु 2 निकाय का क्या किया जाएगा, तो गठन किया जाएगा। 2 निकाय के अंतर्गत पहला निकाय है ग्राम स्तरीय शासी निकाय और दूसरा है जनपद स्तरीय शासी निकाय। फिर हम लोग देखते हैं ग्राम स्तरीय शासी निकाय की संरचना किस प्रकार से होगा। तो इसमें अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे। तो ग्राम स्तरीय शासी निकाय के अंतर्गत अध्यक्ष के अंतर्गत ग्राम पंचायत के जो भी सरपंच हैं वो इनके अध्यक्ष होंगे। और सदस्य की बात करें तो पहला है ग्राम के 2 बुजुर्ग इनके सदस्य होंगे। ग्राम के 2 महिलाएं को इनको सदस्य बनाया जाएगा। ग्राम का कोटवार या फिर पटेल इनके सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत के जो भी सचिव हैं वो इनके सदस्य होंगे। ग्राम के गायता, पुजारी, सिरहा, गुनिया, बैगा ये क्या होंगे, तो इनके सदस्य होंगे। और ये इन सभी से मिलकर ग्राम शासी निकाय, ग्राम स्तरीय शासी निकाय की संरचना क्या होगा, तैयार होगा। उसके बाद हम लोग दूसरा निकाय की बात करते हैं, तो जनपद स्तरीय शासी निकाय।
इसकी संरचना हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष के रूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को इसका क्या किया जाएगा, तो अध्यक्ष बनाया जाएगा। और सदस्य के रूप में पहला है इसका मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, वो इनके सदस्य होंगे। दूसरी, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जो भी जनपद पंचायत के अध्यक्ष होंगे ये इनके सदस्य होंगे। तीसरा है इसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी, ये इनके सदस्य होंगे। और चौथा है इसमें तहसीलदार, इनके सदस्य होंगे। तो इन सभी से मिलकर क्या होगा, तो जनपद स्तरीय शासी निकाय का गठन किया जाएगा। आइए हम लोग योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाते हैं। तो उत्सव त्योहारों में राशियों का जो निर्धारण है वो ग्राम स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। तो जो भी उत्सव है, त्यौहार है, उसमें कितना राशि का खर्च करना है उसका निर्धारण क्या किया जाएगा, तो ग्राम स्तरीय जो समिति बनेंगे, जो ग्राम स्तरीय शासी निकाय होगा, ये जो संरचना है इनसे मिलकर जो भी बना है उसके द्वारा इस जो राशि है उसका क्या किया जाएगा, तो निर्धारण किया जाएगा कि किस आयोजन में यानी किस त्यौहार में कितना आवंटित करना है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। नोडल एजेंसी द्वारा प्रत्येक ग्राम को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी एक मेला, जात्रा, पर्व हो गया हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये की 2 किस्तों के माध्यम से क्या किया जाएगा, तो जारी किया जाएगा। ठीक है, जो भी नोडल एजेंसी है वो यहाँ पे 10,000 की राशि को 2 बार में क्या किया जाएगा, तो क्या उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, तो जारी किया जाएगा। ये चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। जनपद स्तर पर उक्त योजना के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समन्वय हेतु जनपद स्तरीय शासी निकाय उत्तरदायी है। ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि जनपद स्तरीय हमारा जो शासी निकाय है उसके अंतर्गत अध्यक्ष सदस्य कौन होगा। तो ये चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि उसका जो क्रियान्वयन के लिए निगरानी एजेंसी है वो जनपद स्तरीय शासी निकाय होगा। तो ये हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का जितना भी मुख्य पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए तो हम लोग आगे की कड़ी में देखते हैं हमारा संभावित प्रश्न, किस प्रकार से इस योजना से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये केवल संभावित प्रश्न है। हमारे विभिन्न परीक्षाओं में देखा जाता है कि डायरेक्ट रूप से जो भी योजना है उसकी जो शुभारंभ तिथि है उसको पूछे जाने की परंपरा रही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से संभावित प्रश्न के रूप में एक ले सकते हैं कि जो भी योजना है उसका शुभारंभ तिथि है वो पूछे जा सकते हैं। दूसरा चीज़ कि इसमें जो मुख्य अतिथि को कूट में दे सकता है कि इसमें से कौन मुख्य अतिथि थी, उसको पूछ सकते हैं। अगर तीसरा बात करें तो मेंस के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का उद्देश्य बताइए। तो ये मेंस के दृष्टिकोण से एक प्रश्न बन सकता है। आगे बात करते हैं तो विस्तार को हमारे यहाँ परीक्षाओं में पूछने का एक पैटर्न रहा है कि कौन कौन से जिले, उस जिले का नाम दे देगा, उसमें से जो भी जिला नहीं है या जो भी जिला है ऐसा करके हमारे यहाँ कूट में पूछने की परंपरा है। तो यहाँ से जो भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उसके नाम डाल सकते हैं और उसमें जो भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से नहीं आते हैं उसको डाल सकते हैं। उसमें हम लोग को बोलेंगे कि इसमें से कौन से जिला के अंतर्गत इसका विस्तार नहीं किया गया है। तो ये चीज़ पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती है। फिर आगे बढ़ेंगे तो नोडल एजेंसी को डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इसमें जो भी मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना है उसमें एजेंसी यानी कि नोडल एजेंसी है ना, तो कौन सा है, तो वो डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आने की संभावनाएं हैं। उसके बाद योजना का स्वरूप, ये मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना में इसका मतलब मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का स्वरूप क्या है वो लिखने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद योजना का क्रियान्वयन, इसको ना कूट के हिसाब से हमारे यहाँ प्रश्न पूछने की संभावना है कि योजना का क्रियान्वयन इकाई वगैरह पूछ सकता है, इसमें कितने निकाय हैं तो वो कूट में ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे देखा जा सकता है कि ग्राम स्तरीय शासी निकाय की जो संरचना है उसको हमारे यहाँ डायरेक्ट संभावना की दृष्टि से ये क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा, जनपद स्तरीय शासी निकाय को उसकी संरचना को पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, पूछने की यहाँ पे परंपरा रही है। तो ये चीज़ हो गया यहाँ से संभावित प्रश्न। और आगे बढ़ते हैं तो इसका जो भी निर्धारण है वो ग्राम स्तरीय समिति करेगा। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद इसके जो राशि है उस राशि से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उस राशि में अगर कूट में देगा तो कितने किस्तों में उस राशि को दिया जाएगा इसको डाल सकते हैं। तो ये यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद जो भी
निगरानी एजेंसी है उससे रिलेटेड हमारे यहाँ प्रश्न बन सकते हैं। तो इतने जो प्रश्न हैं मेरे दृष्टिकोण से जो मुख्य बिंदुओं को लेकर मैंने बताया है वो बन सकते हैं। तो इसी प्रकार जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम लोग निरंतर क्लासेस तो हमारी निरंतर चल ही रही है, साथ ही साथ हम लोग तो इसी प्रकार हमसे जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग निरंतर आपके लिए वीडियो श्रृंखला ला रहे हैं। साथ ही साथ हमारा ऑफलाइन बैच भी शुरू हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक आप लोग वीडियो तो लाइक कर ही चुके होंगे, साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।